एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये जो एक्ट है वो चर्चा में क्यों रहा है, ज़रा इस बारे में जानकारी देख लेते हैं कि ये जो चर्चा में रहा था, ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर गैरकानूनी जानकारी उपलब्ध कराने वाले प्रवर्तक का पता लगाने और ऐसी सूचनाएं जो थीं वो अधिसूचित होने के 24 घंटे के बाद इस तरह की सामग्री को हटाना अनिवार्य करते हैं। ठीक है, ये मसौदा जो जारी किया गया था, तो इस समय ये चर्चा में रहा था। 2018 में कुछ मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी हुई थी, तो इस वजह से इस जो एक्ट था इसको चर्चा मिली थी। तो आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कानून क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स और ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए अमल में लाया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी कानून, ये कानून लागू कब से है? ये कानून है 17 अक्टूबर 2000 से लागू। ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 से लागू ये कानून है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति की जो स्वीकृति इसे मिली थी वो 9 जून 2000 को मिली थी। आगे देखते हैं 2011 के नियमों के स्थान पर नए नियम कौन से हैं? तो जो 2011 के स्थान पर जो नए नियम आए हैं वो आए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2011 में अधिसूचित नियमों के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम 2018 का मसौदा तैयार किया, जिस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच उसके बाद सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर, गूगल, याहू, व्हाट्सएप आदि हैं, तो इनके बीच भी मध्यवर्ती संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य एसोसिएशनों और इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे प्लेटफॉर्मों सहित अन्य साझेदारों के साथ विचार विमर्श के बाद जनता से सुझाव आमंत्रित करने हेतु मसौदा तैयार किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है अगला पॉइंट हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2018 के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं? तो इसमें जो है, एक तो सामग्री को हटाने के लिए सक्रिय निगरानी उपकरण स्थापित करना, गैर कानूनी सामग्री की पहचान कर उसको हटाने के लिए विश्वसनीय फ्लैगर्स की तैनाती, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए 24/7 तंत्र स्थापित करना, मतलब 24 घंटे और 7 दिन के लिए पूरे भारत में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करना, प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी सामग्री उपलब्ध कराने वाले को ट्रेस करने की सुविधा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी संवेदनशील कोई भी पोस्ट करी है या कुछ भी मैसेज किया है जिससे समाज में भ्रांति फैलने की संभावना है, तो उसे एकदम से हटाया जा सकता है। ठीक है, साइबर सुरक्षा से संबंधी घटनाओं को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के साथ दर्ज करना, किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी को 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना। तो ये सब जो है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2018 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान हैं। आगे बढ़ेंगे, जो हम देख रहे हैं साइबर अपील अधिकरण। साइबर अपील अधिकरण क्या है? तो साइबर अपील अधिकरण में जो है केंद्र सरकार एक या अधिक साइबर अपील अधिकरण की स्थापना करेगी। ये इस अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत कहा गया है। केंद्रीय सरकार एक अध्यक्ष और जितनी आवश्यक समझे उतने सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगी। ठीक है, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तभी होगी जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है। ठीक है, इसकी जो पद ग्रहण करने की जो तारीख 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, परंतु दोनों में से जो भी पहले हो वो पद धारण करेंगे 5 वर्ष तक या 65 वर्ष तक। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो अपराध हैं, अपराध कौन कौन से हैं, अपराध के ऊपर ज़रा ध्यान देते हैं। सबसे पहला अपराध है कंप्यूटर साधन दस्तावेजों से छेड़छाड़। ठीक है, जो टैंपरिंग जो करी जाती है कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से,
तो ये धारा 65 के अंतर्गत है। ठीक है, जो कोई कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर साधन कोड को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हो, जानबूझकर छिपाता है या नष्ट करता है अथवा छिपवाता है या नष्ट करवाता है तो वह अपराधी है। ठीक है, उपर्युक्त अपराध के लिए 3 वर्ष तक कारावास या 2 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। अधिनियम की धारा 66 के अधीन यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी या कपटपूर्ण करता है तो वह 5 वर्ष तक कारावास या 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। अधिनियम की धारा 66A के अधीन कोई व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर साधन या किसी सूचना के माध्यम से संदेश निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भेजता है, जैसे कोई सूचना को अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है, कोई सूचना जिसे वह मिथ्या होना जानता है किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के लिए वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा। ऐसे अपराधी को 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक केस था इसी धारा 66A से, तो जो केस था इससे जुड़ा हुआ वो था सीरिया सिंगल बनाम भारत संघ का। तो सीरिया सिंगल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है धारा 66A को सीरिया सिंगल बनाम भारत संघ के मामले में। ये हो गया, इसके अंतर्गत अपराध हैं। और भी अपराध हैं इसके अंतर्गत, जैसे धारा 66D के अनुसार कोई किसी संचार साधन या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा तो वह सादा या कठिन 3 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माने से दंडित होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अगला पॉइंट है संरक्षित प्रणाली। संरक्षित जो प्रोटेक्टेड सिस्टम है वो क्या है, तो समुचित सरकार आएगी इसके अंतर्गत। जैसे किसी ऐसे कंप्यूटर संसाधन को जो प्रत्यक्षा नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता है उसे संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकता है धारा 70 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें न्यायालय ऐसे अपराध का समन नहीं करेगा जहां अपराधी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। धारा 78 के अधीन ऐसे पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक हों वही अपराध का अन्वेषण करेंगे, अर्थात पुलिस निरीक्षक से नीचे का अधिकारी अन्वेषण नहीं करेंगे। अधिनियम 2009 द्वारा संशोधित है इसमें। आगे हम देख लेते हैं अधिनियम के पारित किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को सुकर बनाना तथा उसे विधि मान्यता प्रदान करना, विधिक परिवर्तनों के लिए आवश्यकता की पूर्ति करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रस्तुतिकरण को सुकर बनाना, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित किए गए संकल्प में की गई संस्तुति का क्रियान्वयन करना, विश्व व्यापार संघ के कार्यक्रमों को सुकर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समव्यवहारों के दुरुपयोग को निवारित करना, इलेक्ट्रॉनिक शासन को सुकर बनाना, कई साइबर अपराधों को निवारित करने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करना, ऐसी सारी व्यवस्थाएं इस अधिनियम के तहत की गई हैं और इसका उद्देश्य इस अधिनियम को लागू करने का यही सब है। अब इसमें एक और मामला आता है कि संविधान के तहत नागरिकों को, अगला जो पॉइंट है, संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त बोलने का तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये जो है सरकार भारत के संविधान में प्रदत्त अपने अधिकार नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्त तथा निजता की आज़ादी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार अभी तक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित नहीं करती है। ठीक है, ये कहा जाता है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं उस सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार हमें होता है। तो अगर सरकार कुछ ऐसा काम करती है जिससे लोगों के अधिकारों का वंचन होता है या ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं तो उस चीज़ की आलोचना आप कर सकते हैं। तो ये संविधान के तहत हमें ये अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में अधिसूचित नियमों के अनुसार सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा और अपराध के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, ये होना चाहिए। अगला है इसमें सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, इसका जो दुरुपयोग है बहुत बड़ी चुनौती है। अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग में
आतंकवादियों की भर्ती के लिए प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य फैलाना मतलब नफरत फैलाना, हिंसा भड़काना, फेक न्यूज़ आदि शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो भरमार है वो फेक न्यूज़ की है। तो दोस्तों ये जो हमने अभी देखा है ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इसके तहत क्या प्रावधान है, क्या सज़ा का प्रावधान है अगर आप कुछ करते हैं। इसमें सरिया सिंघल का भी जो एक केस था उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तो उम्मीद है संपूर्ण जानकारी जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से जुड़ी हुई थी मैं बता चुका हूँगा। और दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।